बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप GNN पे देख रहे हैं खबर है। आज कादी से ही सब ज़ाती मसरूफियत की वजह से हमें शामिल नहीं कर सके। हमारे साथ ताहिर मलिक और मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी। सबसे पहले हम टॉप स्टोरियों पे बात करेंगे। नून लीग ने दोबारा फौज पर हमले का बयानिया बना लिया। इत्तेहादियों के नाराज़ होने का मौसम आ गया। ज़रूरत से ज़्यादा बिजली लोड शेडिंग बहरान की वजह बन गई। अमेरिकी इनखला खित्ते में कौन से बड़े मसाइल पैदा कर सकता है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने क्या ऐसा कर दिया कि इंटरनेशनल उन्हीं साजिशें उनके खिलाफ तेज़ हो गई? मलिक साहब, मैं वक्त का ज़ाया दिया कि ये बगैर आपको बताता हूँ, आज फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हाई कोर्ट से गई, इस्लामाबाद बाहर आई तो उन्होंने पाक फ़ौज पर हमले कर दिए और अदलिया की तारीफ़ करने लगी, खुसूसन मोहतरम साबिक़ जस्टिस शौकत साहब और फ़ाइद ईसा साहब के बारे में। शौकत सिद्दीकी साहब की बात करें। जी हाँ, जी हाँ। बट साहब, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज माइंड है। नून की मैं बात कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून की, जिसमें आप मुस्तकिल देख रहे हैं। अगर 2 साल से अगर आप देखें, ख़ास तौर से जब से नवाशी सब लंदन गए हैं, तो एक फेज़ है एग्रेशन का जिसमें मुज़ाहमत है, और आपको पता है मुज़ाहमत उनका मतलब है इदारों पर सीधा सीधा हमला। और जब भी खबरें आती हैं और उसमें मोहम्मद ज़ुबैर साहब खुद शामिल होने का, जी हमारी तो सुलह हो गई है, हमारा तो कोई इख्तलाफ ही कोई नहीं है। अगर आप अपने वज़ीर आज़म जो हमारे शाहिद खान अब्बासी हैं उनसे पिछले दिनों बयान तो उन्होंने कहा हमारी तो किसी से लड़ाई नहीं, हमने तो कभी इस तरह बयान ही नहीं दिया। तो मेरा ख्याल है, जो मेरी राय है, थोड़ी सी खबर भी है, खबर ये है कि स्ट्रेटजी ये है कि आप मुज़ाहमत करें, चढ़ाई करें और प्रेशर, वो हमारे पंजाबी ज़ुबान में कहते हैं किसी से कुछ लेना हो तो उस पर चढ़ाई कर दें। तो एक स्टाइल है कि नवाज़ शरीफ और मरीम का सिंबल है कि वो चढ़ाई करेंगे और शहबाज शरीफ साहब फिर सॉफ्ट आ जाएंगे। ये एक डिज़ाइन है। एक तरफ तो वो मोहतरम जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब और फ़ाइद ईसा के, दूसरी तरफ वो गालबन एक सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था। क्या नून लीग का वो बयानिया ठीक था या आज का बयानिया ठीक था? बहरहाल ये आपका बड़ा पॉइंट है जिसमें मैं तो कोई दुनिया का कोई बंदा डिफेंस नहीं कर सकता। ये 90s की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट पे हमला हो, तो उसमें अब बड़े मशहूर ज़माना तारक अजीज़ साहब MNA थे नून के, और वो पीछे तो नवाज शरीफ साहब थे ना, वही उन्हीं की जमात ने किया था। मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि मतलब जब से मोहतरम शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर आए हैं, वो प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून के, लेकिन ज़्यादा जगह मरियम साहब लेने का करती है, जबकि शहबाज साहब को मुंह से कभी ना अदलिया और ना फौज के खिलाफ बात सुनी है। क्या वजह है? मेरा ख्याल यही तो मैं आपको शुरू में कह रहा था, दिस इज़ बाय डिज़ाइन, कि उनका ख्याल है, उनकी सियासत ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से कुछ लेना है तो हमने अग्रेशन निकालना है। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन हैं कि किसके पसे पर्दा पाक फौज पर हमला किया जा रहा है। ज़रा ब्रेक, अजान की एक ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद बात का सिलसिला शुरू करें। वेलकम बैक नाज़रीन, आज अहम तरीन खबरें बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फ़लस्तीन पर हीरो वाला किरदार अदा किया तो इंटरनेशनल सुपर पावर उनके खिलाफ होगी। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जो माजी में एक टेलीफोन कॉल पे आपके हुक्मरान कांप जाते थे, तो वज़ीर आज़म ने इनकार किया और यहाँ तक कि वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के फ़ोन सुनने का इनकार कर दिया कि मेरे से बात करनी है तो जो बाइडन करे। क्यों साजिशें बैरून मुल्क और उनके खिलाफ शुरू हो गई हैं? भट्टी साहब, ये इसकी तरफ जाएंगे हम, जो असल में जब आपने प्रोग्राम शुरू किया, बड़ा एक सेंसिटिव एरिया जो पाकिस्तान की सियासत था, आपने बात की नून के बयानी की कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक है आपने शुरू इससे किया। भट्टी साहब, वो तो कह रहे हैं हमारी ना कोई लड़ाई थी, तो ये सुलह किस बात की? मीर भी क्या सादा है, अच्छा, इसके साथ ही मैं चाह रहा हूँ तस्वीर का दूसरा, क्योंकि ये तर्जमान है उस पार्टी के, अपना मरियम साहबा के और नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी करते हैं, तो नवाज शरीफ साहब को ज़रा ट्वीट देख लें ताकि आपकी ज़रा बात जो है ना डिटेल में हो जाए। जी हाँ, ज़रा दिखा दें, तो ट्वीट भी बता दें। ये ट्वीट में नवाज शरीफ साहब ने जो कल की कोई अदालत का रेफरेंस दिया है, उन्होंने कि हमारे इदारे के बड़े सेंसिटिव जो हाइड हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो असरअंदाज होते हैं अदालतों पर। ये गालबन पढ़े हैं आप ज़रा, मुझे मैं इसको पढ़ देता हूँ। आप, मेरा ख्याल है ये मोहतरम, ये उन्होंने बेसिकली फ़ैद हमीद साहब के बारे में, अगर पनामा केस में नवाज शरीफ को असम्बली, उन्होंने कहा ना कि बेसिकली जब वो जज साहब के पास गए, सिद्दीकी साहब के पास, तो उन्होंने कहा अगर ये फैसला हमारे हक में नहीं, अगर नवाज शरीफ के हक में जाएगा तो हमारे 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, मैं अब इस पर कुछ पर्दा नशीनों को बेपर्दा करने लगा हूँ, प्लीज़ आप गुस्ताखी ना समझिए। नहीं करें, आप बात करें। मोहतरम, जिनका नाम नवाज शरीफ साहब है, वो एक डिक्टेटर की गोद में पले। यूसुफ रज़ा गिलानी और ब्रिगेडियर क़यूम से उनकी सियासी सफ़र का आगाज़ होता है। ठीक, उससे पहले वो तरीके
इस्तक़लाल में रहते हैं असगर खां की पार्टी। बिल्कुल ऐसे ही है। सारी उम्र ये इनकी सीढ़ियों पे कंधे चढ़ के ऊपर आए। अब मोहतरम हमारे, मेरा तो बड़ा अच्छा एहतराम का रिश्ता है मोहम्मद ज़ुबैर साहब से, कहते हैं सुलह हो गई, फिर कहते हैं लड़ाई कब थी। लड़ाई कब थी भाई? अगर सुलह किस बात की हुई है जो लड़ाई थी नहीं तो? दूसरा कहते हैं डर इनको है। इसका मतलब है इन्हें अपनी सियासी जमात पर भरोसा नहीं कि ये इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते हैं जब तक के इस्टेब्लिशमेंट की मदद ना ले। तो ये जमहूरियत है। नहीं, वो जमहूरियत नहीं, मगर मेरा आपसे सवाल है कि ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है, एकदम ये रात हो जाती है, एकदम दिन हो जाता है, एक दिन ये कहते हैं ये मेरी फौज है, हमारी इनसे मोहब्बत है, हमारा इतराज़ कोई नहीं, एक दिन कहते हैं ये हमारे लगे। मैं अब कुछ बातें करने लगूँ। जनरल फैद हमीद का भी कसूर ये है कि मुल्क में जब से अमेरिका अफगानिस्तान से इनखला कर रहा है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने वो काम कर दिए हैं जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। माजी में डिक्टेटरों ने कांपते हुए होंठों से खून सुने और फैसला बदल दिया। मतलब वो पुरानी बात कर रहे हैं कि अगर आपने ये काम ना किया तो पत्थरों के जमाने में ले। अब नवाज शरीफ को जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, GIT भी इन्होंने खुद बनाई, उसमें किसी फौजी ने नहीं बनाई। और मेरी इतला है कमर जवेद बाजवा साहब ने वाज़ेह कहा था कि मैं आपके साथ हर मुमकिन तामुन करूंगा, लेकिन सियासी इंटरफेरेंस आप, सियासी मामला तो आप चलाएंगे, कानूनी मामला। ठीक। GIT बनी, उनमें तमाम अदारों के लोग शामिल थे। उन्हें नवाज शरीफ सबको गिल्टी करार दे दिया। नवाज शरीफ तो सोचते भी नहीं थे, क्योंकि कोई अदारा उनके खिलाफ बात करता था तो वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करा देते थे। मादी उसका गवाह है, आज तक उसके बंदे नहीं आए। जस्टिस कयूम को फ़ोन करते थे तो वो शहीद बेनज़ीर भट्टो को सजा सुना देती थी। उसके बाद जब उन्हें पनामा केस हुआ, मैं आपको लिंक थोड़े से जोड़ने लगा हूं, ठीक, तो इन्होंने कहा 5 जजों को बाहर फेंके। ये होते कौन है? फैसला जर्नैल लिखता है, पढ़ता जज है। उसके बाद ये पांव पड़ गए हुक्मरानों के, ताकतवर हलकों के। डील इनकी ये हुई कि उधर जाके ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जुबान नहीं चलाएंगे। एक ड्रामा किया गया, प्लेटलेट्स ऊपर नीचे, बंदर तमाशा, पुतली तमाशा। ये लंदन जाने से पहले की लंदन जाने से पहले। ठीक ठीक। उसमें हिस्सा ये था कि ये फौज के खिलाफ बात नहीं करेंगे। फौज ने इन्हें ये दिया कि आप इलाज की गरज से अदालत से इन्होंने फैसला लिया 8 हफ्ते का। ठीक। उधर इन्होंने पहला मजाइल मारा हाकान अब्बासी हुसैन हक्कानी के लिए अमेरिका में पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी। अच्छा, अमेरिका से कि पाकिस्तान की फौज और इमरान खान एक पेज पर हैं, ये ना आपके कहने पे मकबूजा कश्मीर पे कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना ही आपके कहने पे कठपुतली जिस तरह मैं चलता रहूं, ये आपके इशारों पे नहीं चलेंगे। उसके बाद कुछ लोग गए, जब उन्हें दोबारा नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया गया, जब आपको याद होगा मरियम नवाज 1 साल तकरीबन खामोश, वो भी खामोश थी, क्योंकि उस एग्रीमेंट का हिस्सा था मरियम साहिबा भी बाहर जाएंगी। ठीक। जब इन्होंने देखा नहीं गए, अचानक फ़लस्तीन का इशू हो गया। मगर यहाँ एक सवाल है, मरियम बाहर क्यों नहीं गई? मरियम, मैंने अर्ज किया ना, नवाज शरीफ ने एग्रीमेंट किया था उधर जाके अदारों के बारे में। देखें, आप जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा मुल्क की सीक्रेसी आपके पास होती है। ठीक। वो आप ऑन ओथ होते हैं, इसको बात नहीं कर सकते, वो कोई भी हो। इन्होंने उस ओथ की वायलेशन करना शुरू कर दी। और सबसे पहले हामिद करज़ई मिले इनको जाके, अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनसे क्या बातें की, वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट अल्हम्दुलिल्लाह ISI ने ट्रेस कर ली। मरियम का दाखिला बंद हो गया। जब फ़लस्तीन में इसराइल ने बमबारी शुरू की, झारियत शुरू की, हमास ने उनकी ठुकाई की, तो इन्होंने इंटरनेशनल माफिया को भेजा, इमरान खान बहादुर आदमी है, डरेगा नहीं, ये फ़लस्तीन का साथ देगा, आप मुझे मौका दे। उसके बाद पाकिस्तान में फ़ौज और इमरान खान के खिलाफ साजिशों के जाल बिछा दिए गए। चंद दिन पहले फौज के खिलाफ कुछ और लोगों ने भी हमला किया। भट्टी साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं चाह रहा हूँ कि जनरल साहब को भी हम शामिल करें। जनरल शुएब साहब। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। साहब खैरियत है जनाब। नाज़रीन, हमारे साथ जनरल शुएब साहब हैं, हरदिल अजीज हैं। फौज में एक तवील वक्त है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए इन्होंने खून पसीना दिया। जनरल साहब, क्या वजह है कि एक तरफ तो पाक फौज के आर्मी चीफ मोहतरम कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज साहब कहते हैं ना हमने अड्डे दिए, ना देंगे, ना दे सकते हैं,
दूसरी तरफ वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं, लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ कोई ऐसा मौका नहीं जाने देती जिससे हमारी फौज को कमज़ोर करने का मौका मिले। आज भी उन्होंने कहा इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है। जन्नत साहब ये एक बात सुन लीजिएगा, फिर आपको बात करने में आसानी होगी क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। ये मरियम साहबा क्या फरमाती है, सुनाएं जी। बिल्कुल इस चीज को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है या आपने किसी के आगे सरेंडर किया है मुल्क की सॉवरेनिटी पे, जिस तरह आपने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया था, अगर आप इस तरह की कोई कमजोरी दिखाकर आए हैं तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया। जी जनरल साहब, आपने सुना है खुदा ना खास्ता के पाक फौज को कह रहे हैं जिस तरह कश्मीर आपने भारत के हवाले कर दिया है, एक जनरल अमजद शुएब साहब से कोई फौज का सिपाही भी ये सोच सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो बारहा हम कह चुके हैं कि कश्मीर ही वाहिद वो चीज़ है जिसकी वजह से यहाँ खित्ते में अमन नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने जितनी जंगें लड़ी वो भी कश्मीर पे, और आइंदा भी अगर जंग होगी तो कश्मीर पे। लिहाजा कश्मीर के मसले को भुलाना या उसको नजरअंदाज करना ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मियाँ साहब के अपने दौर में मसला रहा, क्योंकि वो कश्मीर का नाम नहीं देते थे, भारत की किसी ज्यादती का नाम नहीं देते थे, कलभूषण का कभी नाम ना लिया। उफा में मीटिंग हुई तो जो एलामिया जारी किया गया उसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं था। तो ये मसला तो उधर रहा है। और आपको याद होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी नवाज शरीफ साहब को भारतीय वकील ने कोर्ट किया था कि पाकिस्तान टेररिज्म करवाता है। तो ये अपना मेरा ख्याल है भूल जाते हैं। अब इसमें भी इन्होंने कहा इंटरनेशनल मीडिया से पता चला है कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं। भाई, आपने इंटरनेशनल मीडिया को सुना है तो पाकिस्तानी मीडिया को भी सुने ना। यहाँ पे रोजाना वो इन लोगों के बयानात और खासतौर पे शाह महमूद कुरैशी की तकरीर, फवाद चौधरी, इसका अपना ये चौधरी साहब का जो हमारे मिनिस्टर हैं, इनका बयान, मतलब हर किस्म के आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स मिल रही हैं जिसमें कि डिनाइल है बड़ा एम्फेटिक, बड़ा जोरदार तरीके से। तो हाँ, आप कैसे इस चीज को लिंक कर रही है? इंटरनेशनल मीडिया ने ये कह दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये नहीं कहा कि आपने अड्डे दे दिए। वहां भी स्टोरी जो न्यूयॉर्क टाइम्स की है उसमें यही है कि पाकिस्तान ने बड़ी कड़ी शराइत रखी हैं, और उनमें से पहली शर्त यही है कि जनाब आप जब यहाँ से किसी टारगेट को हिट करना चाहेंगे तो वो टारगेट हम अप्रूव करेंगे, आप इस तरह जाके नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि अगर यहाँ से हमला करना है किसी ने तो वो टीटीपी पे जाके करे जो उधर से हमारे खिलाफ काम कर रही है। अच्छा जनरल साहब, मैं आपको रोकूंगा। आप क्या समझते हैं उधर से नवाज शरीफ डायरेक्ट हमारे ISI के आर्मी DG मोहतरम फैद हमीद साहब और इधर नवाज शरीफ फौज, क्या ये इंटरनेशनल ताकतें भी इनके पीछे हैं या सिर्फ हुकूमत का जाने का दर्द है इन्हें? आप क्या समझते हैं? मैं जहां तक फौज का ताल्लुक है, मियाँ साहब को तकरीबन 21-22 साल हो गए फौज के खिलाफ साजिशें करते हुए। और ये किस्सा शुरू हुआ था जब इनकी मुशर्रफ के साथ मुखासमत हुई। मियाँ साहब अपनी तबीयत से मजबूर हैं, ये हर किसी के साथ सींग फंसा के बैठ जाते हैं, क्योंकि इनका जो सुप्रीमेसी, सिविल सुप्रीमेसी वाला जो इनकी फिलॉसफी है वो ये है कि ये स्याह करें या सफेद करें, कोई इनसे पूछे ना, सवाल नहीं आपका, आप बता नहीं सकते कि जनाब ये आप क्यों कर रहे हैं, ये नहीं ऐसे करना चाहिए था। और जो जैसे इन्होंने जनरल जहांगीर करामत को फारिग किया था वो एक बड़ा इशू था। जनरल जहांगीर, मैं उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, आई वाज द लेफ्टिनेंट जनरल देन, और हमने मजबूर किया जनरल जहांगीर करामत को कि आप ये बताएं इनको कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाए, क्योंकि जब हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो भट्टी साहब कोई सही प्लेटफॉर्म ही नहीं था हम जहां पे स्ट्रेटेजिक नेचर के फैसले करते। आप कभी कैबिनेट में बैठ के कर रहे हैं, कभी किचन कैबिनेट में कर रहे हैं, कभी आप टी रूम में बैठ के कर रहे हैं, ये तो तरीका नहीं है। तो आप अभी आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, 4 मिनिस्टर उसमें बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है, तीनों सर्विसेज चीफ होते हैं, जॉइंट चीफ होता है, फैसले होते हैं वहां पे। इन्होंने उसकी छुट्टी करा दी, जनरल जहांगीर करामत को निकाल दी। तो ये मुल्क के भले में हो, आप अपने हम कायदो कवायद जवाबित के मुताबिक करना चाहें, वो कहते हैं अगर हमने किया तो आप कौन होते हैं कहने वाले कुछ। अभी मिसाल ले लें कि जब मोदी लाहौर में आया, मोदी के साथ उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जब ये बातचीत मियाँ साहब से की उसने, उसका फॉरेन सेक्रेटरी उसके साथ था और उसका गालिबन सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ था। अब यहाँ पे पाकिस्तान में
एजाज चौधरी फॉरेन सेक्रेटरी था, इनको रस्ते से वापस कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे नासिर जंजुआ, उसको भी वापस कर दिया, वो भी नहीं जा सका। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि मियां साहब के और उनके दरमियान क्या बातचीत हुई। हमें अगर कोई बात पता चलती है तो वो इंडिया से पता चलती है कि मोदी ने कोई इंटरव्यू दे दिया या मोदी ने कुछ कहा तो नहीं। तो जनरल साहब, आप जो इतनी सीरियस बातें बता रहे हैं, देखें आजकल ये मोहतरम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बार बार हिट कर रहे हैं, नाम लेके फैज साहब का कर रहे हैं। क्या हमारी फौज को अंदाजा नहीं कि ये किसके हाथों में खेल रहे हैं, और खुदा ना खास्ता फौज को ही हमलावर क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे हकायक क्या, जबकि अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया इलेक्शन में? आप क्या समझते हैं? देखिए, हकायक बड़े वाज़ेह हैं। ये दो तरह का काम है। एक तो मियां साहब को अपना मखासमत है और वो उसकी वजह से वो मजबूर हैं, वो इससे निकल नहीं सकते। दूसरा, मैंने बड़ी दफा पूछा इनके लोगों से, वो ये कहते हैं कि जीआईटी जो बनी थी जिसमें के इंटेलिजेंस के 2 अफसर्स थे, अगर वो ना होते, यानी फौज की रिप्रेजेंटेशन ना होती, तो मियां साहब के बारे में जो कुछ खोज के उन्होंने निकाला है वो कभी बाहर आ ही नहीं सकता। मेरा कहने का मैं ये कहता हूं कि भाई अगर उन्होंने कोई गलत चीज निकाल के दी है तो फिर तो बड़ी बुरी बात है, बड़ी गलत है। लेकिन अगर उन्होंने हकायक निकाल के दिए हैं तो वो हकायक तो बड़े जरूरी है। आपने रियासत के साथ वफादारी करनी थी, रियासत की जिम्मेदारी आपने पूरी की और हकायक निकाल के दिए। अच्छा जनरल साहब, आप सही फरमा रहे। मैं इसी से रिलेट करना चाह रहा हूँ। ये जो शौकत सदीकी साहब का केस है, ये भी एक नया पाकिस्तान में एक चीज़ है। ये कि केस के दौरान जो कि ये कहा गया है कि एक इदारे के सरबराह जो है ना, वो अदालतों के जो जजेज़ हैं उनसे मिलते हैं और असरअंदाज होते हैं। ये मतलब इस तरह की चीज़ें हम लोग एज ए साफ़ी में बात कर रहा हूँ, हम सियासतदानों की आती हैं कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं। अच्छा बुरे की मैं बात नहीं कर रहा। अब आपको इस पर आप क्या कहते हैं जब अदालत में इस तरह की चीज़ें जाएंगी एज ए एविडेंस? मैं आपको वजाहत देता हूँ। यहाँ पे बात जजेस हैं जिनकी जो अब ये सारा किस्सा शुरू हुआ है जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने दुनिया अपॉइंट किया। जजेस की अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशंस मौजूद है और उनके बयानात, उनके सारी वर्किंग से पता होता है कि ये किधर जा रहे हैं। बहुत बात छोटी लेवल पे, जिस तरह भी अरशद मलिक जाई था, पैसे भी खाए गए हैं। लिहाजा इंटेलिजेंस के लोग बाहर फिर रहे होते हैं देखने के लिए कि इनको कोई फेवर कौन दे रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि ये चीजें जो हैं इनसे मुल्क के मुकद्दर का फैसले आपने करने हैं इन्हीं जजों के हाथ। अब हुआ ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं शौकत अजीज सिद्दीकी की बात को सही भी समझ लूं कि किसी ने जाके उसको कुछ कहा कि जनाब इसका फैसला क्या करेंगे, तो वो तो उसने अपने ज़मीर के मुताबिक करना था। अगर कहा भी उसने तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो जाके ज़मीर के मुताबिक कर देता फैसला। लेकिन अगर उसने इसका बुरा मनाया, शिकायत की करनी थी, तो चीफ जस्टिस को लिखता कि जनाब मेरे पास फलां बंदा आया है, आप चेक करें, उसके चीफ अवामी स्टाफ से बात करें कि ये क्यों आया और कैसे आया। एक गवर्नमेंट का अदारा है ना, कोई प्राइवेट आदमी तो नहीं। आप जितना जी चाहे उसके खिलाफ गवर्नमेंट अपना डिपार्टमेंट इलेक्शन कर सकती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं करना था। उनका सारा ड्रामा मुख्तलिफ था। वो क्या था, मियां साहब की सजा अनाउंस हो चुकी हुई थी, उन्होंने ये साबित करना था कि मियां साहब को जो सजा हुई है वो दुरुस्त नहीं हुई, वो तो इसी तरह मिली भगत से कराई गई है, फौज ने प्रेशर देके कराई है। दूसरा, इलेक्शन से 2 दिन पहले उन्होंने ये काम करना था ताकि वो सिंपैथी वोट ले सकें पीएमएलएन के लिए। ये प्री पोल रिगिंग की एक प्लान थी जो शौकत अजीज सिद्दीकी ने इंप्लीमेंट की, और बार काउंसिल में खुद ही, यानी यहाँ इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार काउंसिल उन्हीं के मातहत है, उन्हीं के लोग होते हैं सारे आपस में, खुद जानबूझ के एक इजलास अरेंज कराया, तकरीर की और उसमें ये सारा तमाशा खड़ा किया। नहीं जरा सा मैं इधर गुजारिश करता हूँ, क्या मोहतरम हमने पहले सुना था जज साहबान अखबार नहीं पढ़ते, पब्लिक प्लेस पे नहीं जाते, क्या जज साहबान को इस किस्म की गुफ्तगू पब्लिक प्लेस पे करनी चाहिए? ये तो बड़ा अहम अदारा है, इनके हाथ में जिंदगी और मौत है, अल्लाह के बाद फैसले। मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई इंटेलिजेंस का जाता है, और इंटेलिजेंस के लोग जाते भी हैं, मैं आपको अल्ताफ हुसैन का किस्सा बता। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप यहाँ से बोरियां भर के सबूत ले जाएं, MI6 जाके जज को बता देती है कि इसको नहीं आगे चला, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ होती हैं, उनके कनेक्शन, ये किसी का जाती मसला नहीं होता। तो अल्ताफ हुसैन को आज दिन तक उसका मामला, कोई तहकीक आगे बढ़ी नहीं, किसी अदालत ने मामला छेड़ा ही नहीं आगे। वो वहां से तकरीरें करता रहा, वो तकरीरें सारी पता, उन्होंने कहा जी हम 2 साल लग गए कि जी हम उर्दू की तकरीर है, हम उसको अंग्रेजी में करा के तो देख रहे हैं कि कैसे क्या कहा है।
जना साहब देखे मरियम साहिबा क्या क्या कह रही हैं, किस कदर इल्जामत लगा रही हैं, मुझे तो ताजुब हो रहा है। जरा अजीत तुरान साहब सुनाइएगा क्या क्या फरमा रही हैं मरियम साहिबा। जो काजी फाइज ईसा साहब और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस है, उसको अदलिया को अपने ऊपर हमला तस्वर किया जाना चाहिए और अदलिया को चाहिए कि एज ए फ्रेटर्निटी जो एक्सटर्नल प्रेशर्स आते हैं उन पर उसको रोके, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बात को सुने, उसको वेटेज दें, उनको सच बोलने की सजा ना दें। अच्छा जनरल साहब मैं बताता हूँ, मोहतरमा फरमा रही हैं शौकत अजीज सिद्दीकी और फायद ईसा पर जज साहबान खुद पर हमला समझे, तो क्या अगर मेरे आर्मी चीफ पर हमला हो रहा है तो ये फौज पे हमला नहीं है? बिल्कुल है, ये सीरियसली लेना चाहिए फौज को भी और हुकूमत को। असल चीज ये है कि आप अगर नोट करें तो ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, इन्होंने कहीं भी आर्मी का दिफा नहीं किया। पॉलिटिकली इनको करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूं वो ये है कि ये भी मुतमईन है कि अगर फौज को दबा के रखा हुआ और कोई और उनके कंधे से ये काम कर रहा है तो अच्छी बात है। मैंने नहीं देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने कोई फर्म स्टांस दिया हो, बावजूद इसके कि उनके हर ऑर्डर पे आर्मी ने मुकम्मल सपोर्ट दी है और बड़े बड़े। अच्छा जनरल साहब मैं एक बड़ा रेलिवेंट सवाल करने लगूँ, उस पर मलक साहब पूछेंगे। ये मोहतरमा शौकत अजीज सिद्दीकी के बारे में हक में बोलती हैं, ठीक है इनका राइट है, हालांकि जज साहबान के लिए सियासतदानों को नहीं आना चाहिए। फायद ईसा, लेकिन साकब निसार जिसने बिला तादाद कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क से गंद साफ किया, उसको बुरा भला कहते हैं। ये क्या है कि जो इनकी मर्जी के फैसले इनकी फेवर में करे वो जज साहबान अच्छे हैं, जो मेरिट पे फैसला करे वो अच्छे हैं? आप क्या समझते हैं? मेरिट वाला तो इनको सूट ही नहीं करता। इन्होंने सारी जिंदगी फैसले अपनी मर्जी के करवाए हैं, इनको रिलीफ मिलते रहे हैं, ये उसी के आदी हैं। आप फायद ईसा साहब के केस का देखो, फायद ईसा साहब ने बाद में जो तकरीरें की उसमें सारा ये कि जनाब आज़ादी होनी चाहिए सहाफत की, और जहाँ कभी उसके असद तूर के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी सहाफियों के साथ उनको रखा हुआ है। तो जब हुदैबिया का केस था तो इन्होंने मना किया था कि कोई अखबार नहीं छाप सकता हुदैबिया के बारे में। मैं सवाल ये करता हूं कि वहां आजादी किधर थी जनाब सहाबत की और इज़हार राय की? अच्छा जनरल साहब मैं भट्टी साहब से, जनरल साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बात कर दूं मलिक साहब एक बात और कर दूं। जी जी देखिए, जितने भी केसेस टाइम बार होते हैं उनमें हुकूमत का खाया हुआ माल अगर कोई ले गया हुआ है तो वो टाइम बार नहीं होता, माल निकलवाना आपने। वो 100 साल बाद भी आदमी पकड़ा जाता है तो माल आपने निकलवाना है, वरना आप अपनी जेब से डाल दें तो कहें जी हुकूमत का पैसा, ये तो पैसा है। अच्छा टाइम बार को केस हो सकता है जब विजुअल मिस्टेक हो। ये चीज आज समझनी चाहिए इस कौम को कि हमारा मुल्क का पैसा था जो अदालत ने एक टाइम बार करके तो उसको मियां साहब को बख्श दिया। नहीं, कौम का पैसा है, कौम को मिलना चाहिए, इस पे बिल्कुल आपकी राय बिल्कुल ठीक है। जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, जो एक तासर है यहाँ पे, तासर ये है कि नून जो है जब निगोशिएशन में होती है ताकतवर हलकों से या एस्टेब्लिशमेंट समझ लें तो सॉफ्ट जुबान हो जाती है, और जब वो सख्त होते हैं उन्होंने कुछ लेना होता है। वो जो मैं भट्टी साहब से भी ये कह रहा था, ये एक टेक्निक होती है कि आप किसी पे प्रेशर डालें तो कुछ उससे ले लें। हो राइट इज़ दैट, ये किस तरह ये एक कंसिस्टेंसी है, एक दफ़ा सॉफ्ट एक दफ़ा मुश्किल में। कभी शहबाज शरीफ साहब का फेस आ जाता है तो तासर आता है जी निगोशिएशन शुरू हो गई है, अब लग रहा है कि निगोशिएशन नहीं हो रही। आपकी राय में हो क्या रहा है, असल क्या, सच क्या है? देखें जी, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त निगोशिएशन हो रही है। ये सारी क्यासराइयाँ जब से जुबैर साहब वाला किस्सा सामने आया है, आर्मी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर पीछे हट गई। मगर मैं अदारों को फिर भी कहूँगा कि दरमियान में कभी जब ये सुनने में आता है कि बातचीत हो रही है, बातचीत करने की कोई जरूरत है ही नहीं। पहली बात तो ये कि सियासत से दूर रहें, इसमें गंदगी है, इसमें बहुत सारे इल्जाम तराशियां, झूठ है, ये वो, आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी सोच है। दूसरी बात ये है कि बाज पार्टियां हैं जिनका आपको तजर्बा है कि वो पार्टियां सच बुरी नहीं, लेकिन उनके लीडर्स हैं जो कि अपनी रवश से बाज नहीं आ सकते। आज मियां साहब अपने मतलब के लिए बेशक जाके मीठी बातें कर लें, कुछ हो जाए, लेकिन जिस दिन मियां साहब पावर में आएंगे करेंगे वो यही जो कुछ पहले वो करते हैं। मैं जना साहब फिर एक सवाल करता हूँ, मरियम साहबा ने कहा 2 जज साहबान अदलिया अपने हमले पे समझे, क्या जो मेरे सरहदों पर मेरी हिफाजत के लिए जवान और अफसर हैं, जब उनके आर्मी चीफ पर हमला होता है, जब उनके DGI पर हमला होता है,
क्या उनका मोराल नीचे नहीं आएगा कि हम इस कौम के लिए जाने दे रहे हैं और हमारे बारे में इनके लीडर क्या कह रहे हैं? क्या इसका आर्मी पे कोई असर नहीं पड़ता? बींगे आप भी तो आर्मी में सारी उम्र रहे हैं। आर्मी पे बहुत असर पड़ता है, और ये असर इस तरह का पड़ता है कि आज एक जर्नलिस्ट है, वो उसने माफीनामा भी दिया, लेकिन मैं रिटायर्ड जो हमारी है पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी में उसका प्रेसिडेंट हूँ। मुझे धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। चीज ये है कि ये जब मोराल डाउन होता है, लोगों के दिल टूटते हैं, फिर वो उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप बेशक उनकी दिलजोई करने के लिए फिर माफीनामे दें, जो जी चाहे करें, ये इंतहाई मुश्किल हो जाती है बात। और जनरल साहब, आप खुद फरमा रहे हैं आपको हजारों मैसेज आए, हमें भी आए, तो क्या आपने ये अपने फौज की पल्स आर्मी चीफ या किसी मुतलका मौजूदा अहम अदारे को पहुंचाया कि भाई ये क्या कर रहे हैं? जंग लड़ने वाले जवान जो शहादतें दे रहे हैं, 22-24 साल का जवान, क्या आपके खून के साथ कर रहे हैं? आपने किसी को ये मैसेज पहुंचाया? ये तो बड़ी तकलीफ से बात है। मैंने मैसेज दे दिया, लेकिन चीज ये है कि मेरे हाथ में ये तो नहीं है कि मैं फैसला साजी करूं, फैसला कहीं और है। मगर एक चीज वादे है कि ये चीजें इंतहाई डैमेजिंग हैं आपके मुल्क की आर्मी के लिए और मुल्क के दिफा के लिए। ये तमाम लोगों को सोचना चाहिए, और यही काम आप देख लिए, ये हमारे दोनों जजेस जो इनके चहेते हैं नून लीग के, उन्होंने भी ये किए। ये इतना झूठ बोलते हैं अपना, ये भट्टी साहब आप सोच नहीं सकते। अच्छा जनरल साहब, मैं इल्जाम लगाया कि मैंने, एक सेकंड, मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन दी है 264 रुपए के हिसाब से, 264 रुपए एकड़ के हिसाब से। मैं खुदा गवाह कभी 1 इंच भी जमीन नहीं ली किसी से। मेरा ज़राअत से या जमीनों से किसी चीज से दूर दूर मेरे या मेरे खानदान के किसी फर्द का कोई वास्ता ही नहीं है। जनरल साहब, ये देखे इल्जाम लगेंगे, जब ये लगड़ बगड़ को आप एक्सपोज करेंगे, मुल्क दुश्मनों को एक्सपोज करेंगे, जो पाकिस्तान को कमजोर करेंगे, तो इसमें आप हिम्मत रखें। ये मीडिया की आजादी करते हैं, मीडिया लॉजिक का एक सबसे बड़ा फ्रॉडिया इनके हाथों में है। सहेल दानिश और दाल तो हमें इंसाफ नहीं देती, मरियम उस पर तो बोलती नहीं। जी मलक साहब, आप मैं जनरल साहब आपसे पूछ रहा हूँ, एक सियासी सच्चाई है, ये सच वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। ये एक डिवीजन है हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासी सोच में, कि एक सोच है कि ये फ़ौज बड़ी ज़रूरी है, इसके साथ मिलकर काम करना है। एक सियासी सोच है कि फ़ौज मुदाखलत करती है। मैं आपसे पॉजिटिव एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि वे फॉरवर्ड किस तरह है, हम किस तरह इस तजाद से कह लें या इस कन्फ्यूजन से निकल सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान भी आपका है, फ़ौज भी आपकी है, हम सब एक है, हम क्यों नहीं एक कॉमन पॉइंट पे क्यों नहीं आ पा रहे? इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे मैं दो बातें यहां बताऊंगा। एक पहली बात ये, जैसे हम कहते हैं कि हर इदारा, हर फर्द आइन के अंदर, हदूद के अंदर रह के काम करे। ये मसलन मियाँ साहब भी यही कहते हैं, लेकिन मियाँ साहब के मैं दर्जनों काम गिनवा सकता हूं जो खुद उन्होंने आइन के हदूद में रह के नहीं किए। अपने तरफ वो नहीं देखते और दुनिया सारी को वो कह रहे हैं। नतीजा ये कि जो उनके काम है उनका असर अदारे पे भी पड़ता है। आप जब कोई ऐसा काम करें जिससे अदारे की सिक्योरिटी को फर्क पड़े, तो वो लाजमन आपको आके रोए धोएगा। लेकिन अदारे ने कदर की। आप देखिए डॉन लीक्स का किस्सा, वो वहां पे भी जाके कोर्ट हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, लेकिन यहां पे आर्मी ने कोई ऐसी बात, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जनाब चूंकि आपके ऑफिस में हुआ है, बजाय इसके कि ISI तहकीक करे, आप इसकी तहकीक करवाएं। पता होते हुए, जानते हुए, जनरल राहिद शरीफ को यह पता था कि ये लेपापोची करेंगे, इसको गोल कर जाएंगे, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ISI को भेजूं कि वो जाके तहकीक करे। अगर आपके मेरे किसी ऑफिस में होता, हमें ISI ने उठा लिया होता। अच्छा जनरल साहब, आप बड़ी अहम बातें कर रहे हैं कि इसके एजेंडे के पीछे क्या था। आप कह रहे हैं कि जनरल साहब, मुझे एक इजाजत दीजिए। जी प्लीज प्लीज। मैंने ये कहा कि आइन की हदूद के अंदर। दूसरी बात यह है कि अदालती इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से काम करें। इंडिविजुअल कोई चीज नहीं है। आपका फॉरेन ऑफिस है, आप उससे मशावरत करके फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे। जनरल साहब, मैंने ब्रेक पे जाना है, उससे पहले आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। मैं ब्रेक के बाद आपसे सवाल लूंगा। आप कहते हैं और मैं भी कहता हूं कि तमाम अदारों को आइन और कानून की हदूद में रह के काम करना चाहिए, लेकिन एक मुजरम मुल्क से भाग जाता है 4 हफ्ते की डेट लेके अदालतों से। क्या ये आइन और कानून की हदूद में है कि इख्तियारी हो के मुल्क में वापस ना आए और इंसाफ मांगे? जनरल साहब से इस बात का जवाब लेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ रहे एक छोटी सी ब्रेक तक।
वेलकम बैक नादरीन अहम तरीन खबरों के साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, मैं अगली गुफ्तगू से पहले मेरे दोस्त भाई मलक साहब कुछ बात करेंगे। एक MNA है, उन्होंने कहा था पाकिस्तान ना खप्पे। आज उनकी जमानत हो गई मोहतरम जवेद लतीफ़ साहब की। उन्होंने क्या फरमाया और मरियम साहब ने क्या फरमाया, ये मेरे वतन अजीज के साथ क्या हो रहा है, जनरल साहब सुनिए। और उसके बाद कह रही है जी, मरियम नवाज की जो ट्वीट है वो कह रही है जवेद लतीफ़ साहब की ज़मानत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ़ और मुश्किल तो आई मगर इसका सियासी कद बहुत बढ़ गया, इससे सियासी कद बहुत बढ़ गया। अगर कामयाबी हासिल करना है तो हक गोई और बहादुरी ही नुस्खा है। उन्होंने कहा कि यही एक रास्ता है, इसी से आप तरक्की करेंगे, बहादुरी करेंगे। जनरल साहब एक तरफ कह रहे हैं सिंध वाले ईस्ट इंडिया ऊपर है, ये कह रहे हैं पंजाबी, मैं कह रहा हूं हम सब पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, पंजाबी बलोची सिंधी, ये क्या है, ये तफरीक क्यों डाली जा रही है, जरा रोशनी डालें। ये गलत और गैर मुनासिब है। इसको जैसे मेरा ख्याल है कि चूंकि दूरंदेश आदमी नहीं, ये अक्सर औकात ऐसी हरकतें करते हैं। आपको याद होगा कि मुराद सईद के साथ इसने कुछ किया था, वो फिर बाद में माफी मांगी, फिर अब ये जो ना खपे वाली बात की, अब ये पंजाबी वाली बात करें। ये हादसाती लोग हैं जो कि आके सियासत में इसी तरह तलवे चाट के तो ये अपना मुकाम बना देते हैं, वरना इनके पल्ले धेले की अकल नहीं, ना दूरंदेशी है। लीडर कहलाने के तो काबिल ही नहीं है, हक ही नहीं है कि लीडर कहलाएं। लेकिन क्या करें, आप लीडरशिप का हाल देखें पाकिस्तान में। जिस दिन जहांगीर तरीन इंग्लैंड गया उसको सी ऑफ करने वाला कोई बंदा नहीं, जिस दिन वापस आया उसको रिसीव करने वाला कोई बंदा नहीं, जिस दिन कहा कि ये शुगर माफिया है, इसके ऊपर इतने करोड़ों का इतने अरबों का इल्जाम है, 40 लोग पत्तियां फेंकने वाले पार्टी में से निकल आए। ये पाकिस्तान का हाल है। शर्जील मेमन गाय की तरह दाएं बाएं फिरता नजर आता था। जिस दिन कहा जी जनाब ये इतने अरब खा गया है, तो उसके सर पे सोने का ताज, बग्गी पे जुलूस और सारा शहर पत्तियां फेंक रहा था। ये जिस दिन आप इनको कहें कि जी ये ईमानदार है, तो ये आपको एक टरले की तरह बाहर फिरते सड़कों पे नजर आएंगे। लेकिन अगर आपने कह दिया कि इसने डाका मारा है, तो हमायती इतने निकलेंगे फूल पत्तियां लेके कि आप सोच ही नहीं सकते। इसका क्या करेंगे? मेरी सबमिशन है, ये पंजाबी कह रहे हैं, कोई सिंध कार्ड खेल रहा है, कोई बलोची कार्ड खेल रहा है। कहाँ गया मेरा पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था आम शहरियों के लिए? ये तो हम में नफरतें पैदा करने की एक तरीका है। ये कहता हूं, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, मलिक साहब कह रहे हैं नफरतें पैदा हो रही हैं, आप कुबायत का जहर फैला रहे हैं। लेकिन जो उसके साथ पत्तियां फेंक रहे थे वो क्या थे? भट्टी साहब, अगर इस 22 करोड़ के तबके में, 22 करोड़ के मुल्क में 5.5 लाख की फौज है, आप हैं, मैं, अगर आप इसी तरह 40-50 हज़ार लोग और मिला लें तो 6 लाख, आटे में नमक भी नहीं। जनरल साहब वही क्वेश्चन है। मुराद अली शाह साहब तो बहुत ही एक्टिव हुए हैं इन रिसेंटली। ये भी एक चीज़ देखने में आती है, जो केसेस किसी पे बनते हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, वो साथ ही वो अटैक शुरू हो जाते हैं। और एक मेरा अपोर्ट भी इस पे भी आप का राय मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्या हुकूमत जिम्मेदार नहीं है कि वो पाकिस्तान के इश्यूज़ पार्लियामेंट में लाने में नाकाम रही है? हम अपनी बातें असेंबली से करने की बजाय अदालतों में कर रहे हैं, टॉक शो में कर रहे हैं और मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। हुकूमत कहाँ है? हमारी पाकिस्तान की हुकूमत किधर है? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इन्होंने ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी। नारे नहीं लगाने थे कि मार देंगे, खा जाएंगे, इनको जेलों में डालेंगे। वो काम नैब का था, नैब करता, जो कुछ भी हेल्प कर सकते थे नैब की करते। लेकिन ये मैं समझता हूँ कमतली है कि आप नाराबाजी ज्यादा करें और काम थोड़ा करें। आज इनमें से किसी को भी सजा ना हुई ना होगी, 2 साल बाकी के भी गुजर जाएंगे और सजा नहीं होगी, क्योंकि ये हुई ना होगी। सुन ले क्या कह रहे हैं जनरल साहब, ये वक्त गुजारने वाला तरीका इनका। तो जनरल साहब फिर एहतसाब कहाँ गया? अगर आप समझते हैं आप जैसा जो जिस पर अगर एहतसाब नहीं होगा, सजा नहीं होगी, तो फिर पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ना, एहतसाब नहीं, एहतसाब का प्रोसेस समझे। आज करप्ट माफिया जो है वो मुल्क में रियासत से ज्यादा ताकतवर है। रियासत कमजोर है, रियासत घुटने टेकती है उसके आगे। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि जनाब हम अपनी इंडस्ट्री उठा के बाहर ले जाएंगे, हम जाके लगाएंगे वहां पे बांग्लादेश में, श्रीलंका में, आपने हाथ जोड़े, आपने कहा खुदा का वास्ता है इंडस्ट्री यही रहने दो, हम आपको नैब के पास नहीं जाने देंगे। अगर ब्यूरोक्रेट ने कलम फेंक दिया, उन्होंने कहा जी ये बड़ा काम नहीं हम करते, आपने उनको कहा कि खुदा का वास्ता हम आपको भी नैब में नहीं भेजेंगे, आपके केसेस जो है वो कमेटी बैठेगी वो सॉल्व करेगी। अगर आपके ताजरों ने कहा कि हम
कोई आईडी कार्ड वगैरह नोट नहीं करेंगे, आप हमें इस तरह मजबूर ना करें, टैक्स मत लें। आपने कहा जी मेहरबानी करें, आप अपना कारोबार करें, हम कुछ नहीं करें। आपने ये जो तामीराती जो मैं खाता है उसको आपने छुट्टी दी, सबसे बड़े। अच्छा जनरल साहब, इस मुल्क का जो असल जो पाकिस्तान है वो तो मेरा आम आदमी है ना, जो पाकिस्तानी है, उसके साथ देखें क्या हो रहा है। 11,000 मेगावाट अब एक्स्ट्रा बिजली है आपके पास और आप उसकी पेमेंट्स कैपेसिटी में देते हैं 1,000 अरब के करीब, वो बगैर बिजली के हम दे रहे हैं। और पाकिस्तान सारा, इसमें सारे शहर शामिल हैं, इसमें सूबा पंजाब भी है, सिंध भी है, बलोचिस्तान भी है, KPK भी है, और आप लोड शेडिंग देखें। मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान का आम आदमी अपना केस किसके पास लेके जाए? पाकिस्तान का आम आदमी जाके फूल पत्तियां फेंके चोरों के ऊपर, वो यही कर रहा है पाकिस्तान का आदमी, और क्या कर रहा है पाकिस्तान का आम आदमी जो है। मसलन मुकाड़ा के मैं देहातों की बात करता हूं, मुझे बाजुओं का पता है, उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी अपने एक बदमाश को, जो उनके अपने गांव का बदमाश, वो जाके पॉलिटिकल पार्टी को मिलता। ये जरा नूर आलम साहब हैं, ये PTI के, मैंने उनको जरा सुने, देखे हमारी, हम कहीं पे भी मेरी सबमिशन है, आपने ठीक फरमाया ताजर, लेकिन माफिया तो वहां कमजोर होता है जहां कानून कमजोर हो, बेबस हो, लाचार हो। तो हमारी हुकूमतें कहां हैं? मैं आप आम शहरी किसके पास जाएं? सब आप प्रोसेस नहीं समझे। देखें, माफिया जो है, करप्ट माफिया, उसके पास उसकी ताकत क्या है? पैसा इतना ज्यादा है कि आज वो पाकिस्तान का हर आदमी या हर अदारा खरीद सकते हैं। उन्होंने खरीदे हुए जिन लोगों के ऊपर रेंटल के केस या ये वो 9-9, 10-10 साल से चल ही नहीं रहे, आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने ऐसे ही पड़े हुए? उन्होंने पैसे लगाए हुए। आप ये ज़हन में रखिए कि आज करप्शन का पैसा इतना ज्यादा है, और 10-12 साल जो हुकूमत की है उसमें हर अदारे में अपने लोग बिठा दिए हैं। जनरल साहब, फिर आपकी तवज्जो एक अहम जता रहा हूं कि इस मुल्क को तकसीम करने के लिए सुबाइयत का किस तरह जहर घोला जा रहा है, ये सुनिए और फिर जवाब दें। हम कब पाकिस्तानी बनेंगे? जी तो आप साहब। मिनिस्टर साहब, बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे नहीं है सर, 24 और 22 घंटे चलती है। आधे घंटे के लिए बिजली छोड़ी, वो पिशावर में भी, क्वेटा में भी, हर जगह पे सर। जब इनका मीटर ही नहीं था, बिजली ही नहीं थी, तो आप किस लिहाज से आप बिजली के बिल भिजवा रहे हैं उन गरीब लोगों पे? ये ज्यादती है सर। मेरा भाई मिनिस्टर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कोई गलत बयान नहीं करेगा सर। 34 रुपए पर यूनिट है सर, 34 रुपए पर यूनिट बेच रहे हैं। इनसे मेरी बात हुई थी और इनके इलाके में रिकवरीज बहुत कम है, 80%, 70% तक जो है वो थेफ्ट की रेशियो। इसके बाद अब तकरीर करना बहुत आसान है, काम करना बहुत मुश्किल है। ऑपोजिशन से डेस्क बजवाना बहुत आसान है, ईमानदारी से, नेक नियति से इस मुल्क के लिए सब कुछ छोड़ के काम करना बहुत मुश्किल है। मैं भी इधर दो बातें अपनी हुकूमत के खिलाफ करूं तो ये ऑपोजिशन के लोग अपने डेस्क बजाना शुरू कर देंगे। बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे के हमारा ये फर्ज है कि हम लोगों को सच बताएं और बताएं कि किस तरह इन दोनों हुकूमतों ने अपनी गलत पॉलिसियों के जरिए ये सारा बेड़ा गर्क किया, ना कि हम ताली की खातिर अपनी ये हुकूमत पर तनकीद करनी शुरू कर दें। जी जनरल साहब, आपने सुना 34 रुपए आम शहरी को यूनिट पड़ रहा है, बिजली चोरी हो रही है, टैक्स नहीं दे रहे, 80% बिजली चोरी के लिए चीफ जस्टिस कह रहा है मैं इससे गैर महफूज हूं। मुझे बताएं, आपने जो पाकिस्तान अवाम का बनवाया था कायदे-ए-आज़म ने, उसको मैं कहां से तलाश करूं? देखिए, ये जो 80% चोरी हो रही है, ये अवामी नुमाइंदे भी इसमें शामिल है। मुझे पता है लाहौर का एक MNA बड़ा, वो कई कमेटियों का सदर था। गैस इतनी चोरी उसने की कि आप सोचें कि सारा सरकारी इदारों कसूर का MPA कह रहे हैं जो बिजली चोरियां, गैस चोरी कर रहा है लाहौर के MNA। मगर ये क्या PTI का MNA है? नहीं, वो PMLN के MNA है। PMLN के क्या उनका नाम क्या है? जरा मुझे याद नहीं आ रहा। जनरल साहब को याद है क्या? जनरल साहब क्या उनका नाम है भला साहब? उस दिन आपने मेरे सामने एक दफा किया था, बता दे। जिस दिन याद आया उस दिन मैं बता दूंगा आपको, अभी मुझे भी भूला हुआ है। वो R से तो नहीं आता नाम शुरू उसका? मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं, भूल गए जनरल। सुन ले S और R के बीच में
कई लोगों के बारे में। अच्छा जनरल साहब, मेरा आपसे यहाँ पे मैं कमेंट करना चाह रहा हूँ, एक एतराज़ करना जनरल साहब एक एतराज़ करना चाह रहा हूँ। मुझे बताया चले MNA हूँ, मैं MP हूँ, मैं ठीक है करप्ट हूँ, जो भी हूँ, मगर बताया ये जो सरकारी इदारे हैं, हमारे जो सरकारी इदारे हैं, उनकी मुलव्वस हुए बगैर, उनकी करप्शन का हिस्सेदार बने बगैर किस तरह करप्शन MNA MPA कर सकता है? तो ये इदारे तो शामिल हैं, ये आप कर सकते हैं वापटा की बिजली चोरी बगैर अफसरों के? देखिए बिल्कुल शामिल है। उसकी वजह यह है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट आई, जैसे ये 2008 के बाद आई, PIA में 12,000 लोग रीइंस्टेट करवाए इन्होंने पीपल्स पार्टी ने। अब वो करप्शन और वो मेरिट ना होने की वजह से निकाले गए थे। आज भी आपने मेरिट के बगैर वापस उनसे पैसा भी लेके दिया उनको कई सालों का। बात यह है कि यहाँ पे हर अदारे में अपने लोग जब बिठा दिए गए हैं तो ना मेरिट फॉलो किया गया है, ना तालीम फॉलो की गई है, ना लोगों के सर्टिफिकेट चेक किए गए। अब वो हर आदमी जो उधर आया वो माल बनाने के चक्कर में आया, क्योंकि उसको पता है कि ऊपर वाला भी बना रहा है, मैंने भी करना है। ये माफिया ऐसे काम नहीं करती, माफिया नीचे से लेकर ऊपर तक। अच्छा जनरल साहब, ये माफिया का लेकिन यकीनन इसे खत्म करना हुकूमत का काम है। हम असल दूसरे एक अहम इशू की तरफ आ जाते हैं। अमेरिकी फौज का इनखला हो रहा है अफगानिस्तान से, इसके दूरस्थ पाकिस्तान पे क्या नताइज निकल सकते हैं? और भारत पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है मकबूजा कश्मीर में बख्तर बना रहा है, आप क्या कह रहे हैं? पाक फौज या हुकूमत को क्या इस मौके पर स्टैंड लेना चाहिए? देखिए जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, भारत बड़ी सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि वो तालिबान के साथ कुछ अपना राब्ता बना ले, कुछ उसके मामला कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। लेकिन वो है थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए कि भारत ने 2 कश्तियों में पांव रखा हुआ है, एक तरफ नॉर्दर्न अलायंस के साथ और एक तरफ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला यह है कि एक चीज वाज़ेह नजर आ रही है कि अफगानिस्तान में अमन नहीं आने लगा। जो सूरत हाल आज है वहां पे खाना जंगी बिल्कुल नजर आ रहा है कि खाना जंगी हो। अब अगर खाना जंगी होती है तो आप देख लीजिए कि इनस्टेबल अफगानिस्तान जो है, जो स्टेबलाइज नहीं होता, वहां से टेररिस्ट ग्रुप भी आराम से वहां से कार्रवाइयां करते रहेंगे। हमारा टेररिज्म जो हम कंट्रोल करना चाहते हैं उसके लिए बड़ा मुश्किल रहेगी। और दूसरी तरफ ये है कि रेफ्यूजीज भी हो सकता है आने शुरू हो जाएं। अगर रेफ्यूजी नहीं आते तो आप कम से कम ये देख लीजिए कि आपका CPEC जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। CPEC का भरपूर जो हम फायदा उठाना चाहते थे सेंट्रल एशिया लिंक करके, वो आप नहीं उठा सकेंगे। उल्टा टेररिज्म हो सकता है CPEC के ऊपर। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े इश्यूज हैं। दूसरी तरफ जो कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, कश्मीर के मामले में हमारी पॉलिसी थोड़ी नरम रही है। आपने देखा होगा कि जब ये फलस्तीन का इशू आया तो पाकिस्तान ने टर्की के साथ मिलकर बड़ी जबरदस्त किस्म की एक हफ्ते की डिप्लोमेसी की और बहुत बड़ी सफारतकारी की एक कैंपेन चलाई। हमने कश्मीर के बारे में कभी ऐसी कैंपेन नहीं चलाई। जनरल साहब कोई कमेंट चाह रहा हूँ। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था कि टर्की ने अमेरिकन से कहा कि मैं काबुल एयरपोर्ट हम संभाल लेते हैं, तो पाकिस्तान वहाँ की अफगानिस्तान की फ़ौज को ट्रेनिंग दे सकता है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में $6 बिलियन का ट्रेड था हमारा अफगानिस्तान से। अगर हम प्रॉपरली अपने कार्ड सही खेले तो हम अफगानिस्तान से बड़े फ़ायदे भी ले सकते हैं। नहीं, मसला कार्ड्स का नहीं है। मसला इस वक्त ये है कि अशरफ गनी कहता है कि पाकिस्तान तालिबान को ये बताए कि अशरफ गनी की हुकूमत है, यही मानो, तुम आगे हिस्सा बनना है, जो हिस्सा लेना वो ले। तालिबान कहते हैं नहीं, ये नहीं, आप अशरफ गनी को बताएं कि तुम निकलो यहां से और हम जब जाके गवर्नमेंट बना लें तो फिर तुम उसका हिस्सा बन जाओ। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट थी पहले तालिबान की, वो एक जायज गवर्नमेंट थी जो अमेरिका ने धक्के से निकाली, वो पहले बहाल होगी, फिर अगली गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, आप इसको कैसे कर सकते हैं? ये कामयाबी का रास्ता है ही नहीं। और अफगान जो है वो फिर अपनी बात पे कायम भी नहीं रहते। अगर आज कोई आप इत्तफाक राय करवा भी दें तो कोई मसला कल को निकल आए तो वो फिर जाएंगे। अच्छा जनरल साहब, जरा दूसरी रहनुमाई फरमाएं। एक तो मकबूजा कश्मीर में भारत अपने तादादम फौजी दस्ते भेज रहा है, बैंकर्स बना रहा है, भारत में यूरेनियम सरेआम बिक रही है। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए आप क्या देखते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत को क्या करना चाहिए इस मौके पे? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको तो एक डिप्लोमेटिक कैंपेन ही लॉन्च करनी चाहिए। इसमें 2-3 चीजें थी जो मैं हमेशा समझता हूं कि हमें करनी चाहिए थी। एक तो ये कि हमारी जितनी चैनल्स हैं इनके ऊपर रात को इंग्लिश प्रोग्राम जो है लेट नाइट चलने चाहिए, जिसमें हमारा मौक़िफ़ दुनिया तक पहुंचे। ये हमारा बहुत बड़ी एक वीकनेस है कि हमारे पास PTV की एक कमजोर सी चैनल की और कोई नहीं, इंडस का कहते हैं लेकिन उसका भी कोई इफेक्ट नहीं है। रही बात ये कि हुकूमत ने हकीकतन वो सफारतकारी की नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ह्यूमन राइट्स का इशू, जो वहां पे जुल्म हो रहा था औरतों के साथ।
उसके ऊपर अगर कैंपेन चलाई जाती तो उस पर तो आपको हमदर्दी मिलती दुनिया से। ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए आम पब्लिक में, यूरोपियन कंट्रीज में आम पब्लिक में काफी सिंपैथी है। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का खत्म हो रहा है। नाज़रीन, सुबाइयत का कार्ड फैलाते हैं, पाकिस्तान में नफरत फैलाते हैं। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें मिल के इस पाकिस्तान को बचाना है। अदारे और अदारों को आइन और कानून में रहना चाहिए, लेकिन अवाम को भी इसकी पासदारी करनी चाहिए। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह के सपुर्द।